Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आपको पता होगा कि हम लोग ईवीएस पेडागोजी कर रहे थे और ईवीएस पेडागोजी में हम लोग होमवर्क कर चुके हैं। होमवर्क वाला टॉपिक कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो। और मैथ्स की पेडागोजी भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये अभी भी काम आएंगी और आपकी 1-2 साल 3 साल बाद भी काम आएंगी, क्योंकि अभी तक भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। टॉपिक्स बिल्कुल सही है और मैं नए नए टॉपिक्स लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सको, वो भी अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको पढ़ सकते हो, बिना किसी डाउट के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टाइम टेबल भी हम कर चुके हैं, होमवर्क भी हम कर चुके हैं, होमवर्क वाला टॉपिक भी कर चुके हैं, सिंगल स्कूल टीचर एंड मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम भी हो चुका है, थीम्स ऑफ ईवीएस भी हम देख चुके थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज टीचिंग मेथड्स। इसमें हम टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टीचर सेंटर्ड मेथड एंड जिसमें लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, और हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको समझा दूं कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर्ड और दूसरा होता है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो टीचर सेंटर्ड वो क्लासरूम होता है या वो सिस्टम होता है जिसके अंदर टीचर एक्टिव होती है। हियर टीचर इज़ एक्टिव। टीचर तो एक्टिव होंगी ही ना, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। इसमें क्या करती हैं, सारा कुछ करिकुलम, क्या क्या मुझे करवाना है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं बच्चों को, कौन सा सीक्वेंस मुझे किस सीक्वेंस में लेकर के मुझे बच्चों को समझाना होगा, कौन सा लेसन मैं आज पढ़ाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है, टीचर के। कौन सी एक्टिविटी मुझे करवानी है बच्चों से, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में। तो जब सब कुछ कंट्रोल्ड हो, टीचर के हाथ में हो, सारी चीज़ें वही देख रही हैं, आपका असेसमेंट वगैरह तो वैसे भी वही देखेंगी, पर आप खुद भी अपना असेसमेंट कर सकते हो। लेकिन जब सब कुछ टीचर के हाथ में हो, उसे टीचर सेंटर्ड कहेंगे, जिसमें टीचर जो है एक्टिव होता है, बट जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो क्या हो जाता है, पैसिव। और ऐसी जो हमारे पास पैसिव हो जाता है बच्चा, और ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा पैसिव कभी नहीं होना चाहिए। रीज़न कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, मतलब समझ भी नहीं पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएगा। तो बच्चा किसी भी हालत में पैसिव नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए कभी भी मीनिंगफुल नहीं होगा। दिस विल नॉट बी मीनिंगफुल फॉर अ चाइल्ड। तो कभी भी बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए। बच्चे को हमेशा आप एक्टिव रखो, उसको इन्वॉल्व करो, उसको खुद एक्सप्लोर करने दो। अच्छा आंसर वो है, मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे करोगे, जिसमें एक्सप्लोर आ रहा हो, जिसमें डिस्कवर आ रहा हो, जिसके अंदर ग्रुप में पढ़ने की बात हो रही हो, ग्रुप लर्निंग की बात हो रही हो, बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, जिसमें कोलैबोरेशन आ रहा हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जिसके अंदर, या फिर जिसमें कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट हो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जिसमें टीचर उनको दे। ऐसे वाले टॉपिक्स जितने भी होंगे वही आपको आंसर देके जाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड कभी भी, मैंने क्या बताया, टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर बीच में होता है, टीचर बीच में होता है, ये टीचर है, और बाकी यहाँ पे सारे जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, और टीचर बोर्ड पे स्टिक से पढ़ा रहा है। ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। इसमें टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि टीचर इज़ एक्टिव। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप भी इस समय जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं एक्टिव हूँ ना। आप तो अभी 2 वे कम्युनिकेशन तो हो नहीं पा रहा है। 2 वे कम्युनिकेशन तब होगा जब आप कमेंट करोगे, जो कि आप करते नहीं हो, बस देख के चले जाते हो, जो कि गलत बात है। ठीक है, आपको कमेंट करना है अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो सिंपल सी चीज़ है, आप एक्टिव इस समय नहीं हो। इस समय आप थोड़ा क्या कर रहे हो, आप पैसिव हो, पैसिवली बस सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है। तो ये टीचर सेंटर्ड है। टॉपिक भी मैं डिसाइड कर रही हूँ कैसा पढ़ाना है, किस लेवल तक का पढ़ाना है, क्योंकि अगर ये पेपर 1 है तो उस तक का पढ़ा दिया, पेपर 2 है तो उस लेवल तक का पढ़ाएंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से होता है। अभी इसमें लेवल तो कुछ नहीं है, सारे आपके टॉपिक कॉमन होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी आप लेवल का एग्जाम दे रहे हो सीटेट में, ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो क्या है कि टीचर सेंटर होता है, जिसमें टीचर सेंटर में है, टीचर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वो करिकुलम, टॉपिक, सीक्वेंस, एक्टिविटी, लेसन प्लान सब कुछ टीचर डिसाइड करेगा, जो कि मतलब एक तरीके से सही भी है, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है। सब कुछ आप एकदम कंट्रोल टीचर के हाथ में छड़ी मत दे दो, बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चा एक्टिव कब होगा, जब उसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो एक्सप्लोर करेगा, जब वो ग्रुप लर्निंग करेगा, जब वो डिस्कवर करेगा, जब वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, वही उसके लिए मीनिंगफुल होगी। और या तो फिर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, है ना, या फिर आप उसको बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ो, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, तब जाके बच्चा और अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टीचर सेंटर्ड होता है। अब टीचर सेंटर्ड की वैसे तो
अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि ये बच्चे के हिसाब से ठीक नहीं है ना, 5th क्लास के बच्चे तक के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि इसमें उनके सेंसेस को इन्वॉल्व करवाओ आप जितना हो सके। इवन 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को भी कभी आप अगर कोशिश करो तो एक्टिविटीज़ दो जितना हो सके, ताकि वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखें, करके सीखें, देख के सीखें, सुन के सीखें, पर सीखें, कैसे भी सीखें। और टीचर सेंटर्ड क्या है, एक तरीके से अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है। जितना जल्दी, जैसे बड़ी क्लासेस में क्या होता है, मैम ने लेक्चर दिया, टीचर ने लेक्चर दिया और बच्चे ने सुन लिया, बस खत्म बात, ठीक है, या फिर बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा लिया, उसके बाद उसने क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे हो गया। अभी भी ये टीचर सेंटर जो अभी चल रहा है, या फिर जो लेक्चर मेथड है जिसमें एक टॉपिक हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर आपको लेक्चर मिल रहा है, इसके ऊपर आपको लेक्चर मिल रहा है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड है ना। इसमें क्या है, टाइम की बचत हो रही है, ठीक है। इसमें टाइम की बचत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपसे कोई एक्टिविटी करवाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होगा। फिर आप थोड़ी बड़े क्लासेस के भी हो चुके हो, आप लोग बड़े बच्चे भी हो चुके हो, तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत होगी, आप बस सुन के, समझ के, देख करके, पढ़ के समझ सकते हो चीज़ों को। तो इसलिए भी ये ठीक है कि अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है एक्टिविटीज़ की तो वहाँ पे क्या ही एक्टिविटीज़ करवाओगे आप, ठीक है। तो ये है आपका लेक्चर मेथड। सबसे पहला आता है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो मैंने आपको बताया, जिसमें टीचर एक्टिव होती है सबसे ज़्यादा, पर बच्चा पैसिव होता है, पैसिवली सुनता है चीज़ों को, जो कि गलत है एक तरीके से, बट कुछ सिचुएशंस में ठीक भी है। जैसे लेक्चर मेथड होता है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन ही की जा रही हैं। इसे चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं, हालांकि मेरे पास अभी चॉक तो नहीं है पर मार्कर ज़रूर है, मार्कर इन द सेंस ये जो इससे लिखा जा रहा है ये ज़रूर है। तो ये चॉक एंड टॉक होता है, जिसमें बस चॉक चलती है ब्लैक बोर्ड पे या स्क्रीन पे, आपका चॉक या जो भी आपका वाइट बोर्ड है उसमें मार्कर चलता है, और सिर्फ टॉक होती है, बातें होती हैं, जिसमें वन वे भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे ये पूछूं कि अपने क्वेश्चंस बताओ, जैसे क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं, तो वो 2 वे होगा। अदरवाइज जब मैं बोल रही होंगी तो वो सिर्फ 1 वे होगा, कि मैं बस आपको अपनी बातें कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट्स इट। अपना जो विचार है इस टॉपिक के बारे में, जो कुछ भी है वो आपको बता रही हूँ। तो ये चॉक एंड टॉक मेथड होता है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड यही है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती इस मेथड से हुई थी कि पेड़ के नीचे, इवन पहले तो ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं थे, पेड़ के पीछे बस एक टीचर जो है किसी टॉपिक को समझा देते थे, या फिर जैसे चाणक्य हो गए, चाणक्य जी हैं, वो बैठे हुए हैं और एक किताब रखी है सामने और कुछ सारे बच्चे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, पहले ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं होते थे, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, गुड है फॉर सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप हिस्ट्री के बारे में किसी की स्टोरी सुना रहे हो, जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आप पढ़ा रहे हो, मैप से पढ़ा रहे हो, तो ये सोशल स्टडीज़ के लिए सही है, अच्छा है। कैन कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है ना। जैसे कि अभी फटाफट फटाफट हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम से टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, इससे टाइम सेव होता है, कम टाइम कंज्यूम होता है, इससे एनर्जी भी सेव होती है। एनर्जी कैसे, जैसे टाइम तो सेव हो गया, जैसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवा रही हूँ मैं, सीधा आपको कह दिया कि आप ये टॉपिक मेरे से अभी समझ लो। और एनर्जी सेव कैसे होती है, कि आपकी भी एनर्जी बची रहेगी, आपको कोई एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व ही नहीं करवा रही हूँ, तो एनर्जी भी सेव होती है, टीचर की भी और आपकी भी। मैम फटाफट आपको बता करके चीज़ें निकल जाती हैं और आप भी समझदार हो, समझ लेते हो। ये इकोनॉमिकल भी है, ये मनी सेव करता है। अब बहुत सारे मुझसे पूछते हैं ये कि ये इकोनॉमिकल और मनी सेव कैसे कर सकता है, तो ये ऐसे कर सकता है कि एक्टिविटीज़ होंगी तो तरह तरह के संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लाने भी पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 1-2 से काम चल जाएगा, बहुत सारे चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा जो पैसों से आएंगे, यानी कि जो मनी से आएंगे, है ना, उन्हीं से खरीदे जाएंगे। या फिर आप जितनी भी देर के लिए बच्चों को एक्टिविटीज़ दे रहे हो, उतनी देर तक के लिए आपको लाइट्स ऑन रखनी पड़ेंगी, अगर गर्मी का समय है तो पंखा ऑन रखना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, टाइम ज़्यादा जाएगा भी और एनर्जी भी, जो फ्यूल होता है वो भी इतना ज़्यादा खर्च होगा, फ्यूल या जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी कह दें वो भी खर्च होगा। तो ये उस हिसाब से इकोनॉमिकल भी नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। और ये क्लासिकल है, यानी कि सबसे पुराना अप्रोच है, ओल्डेस्ट है, और ये फ्रंटल मेथड भी कहा जाता है, इसे फ्रंटल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर फ्रंट पे होता है, जो हमने देखा था ना कि टीचर फ्रंट पे होता है, ये फ्रंटल मेथड भी है। ये टीचर फ्रंट पे है और बाकी सब बच्चे जो हैं वो सुन रहे हैं, बट पैसिवली सुन रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा जो है वो पैसिव है अभी, ठीक है, जो कि गलत है एक तरीके से। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये तो इसके एडवांटेजेस थे, टाइम सेव करेगा, इकोनॉमिकल है, पैसा भी बचेगा। डिसएडवांटेज क्या है लेक्चर मेथड का, नॉन साइकोलॉजिकल है ये। नॉन साइकोलॉजिकल यानी कि बच्चे के हिसाब से है ही नहीं, अमनोवैज्ञानिक है। मतलब आपको चाहिए या बच्चे को चाहिए कि वो ग्रुप में सीखे, या फिर वो एक्टिविटीज़ करके सीखें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कोलैबोरेटिव तरीके से सीखे, ग्रुप में सीखे, सेंसेस के थ्रू सीखे। तो ये साइकोलॉजिकल ही नहीं है ना, जिसमें आपकी सिर्फ आप टीचर को बस देखते जा रहे हो और सुनते जा रहे हो। भाई और भी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, बच्चा खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा, तो ये नॉन साइकोलॉजिकल है, ठीक है। ये नॉट चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा इसमें सेंटर में है ही नहीं। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर, चुपचाप बैठ करके सिर्फ सुन रहा है, अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर पा रहा टीचर से।
तो ये बहुत दिक्कत होती है लेक्चर मेथड की, हालांकि इससे कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड, जो कि यहाँ पे लिखा है। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि इसमें चाइल्ड एक्टिव है ना, लग क्या रहा होगा, ऐसा ही होता है, चाइल्ड एक्टिव है। चाइल्ड सेंटर में चाइल्ड एक्टिव होता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि टीचर जो है वो पैसिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि फिर तो टीचर पैसिव है, नहीं। टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर को क्या बोलेंगे, सुविधा देने वाला व्यक्ति है, जो आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है ताकि आप और अच्छे से पढ़ सको। तो चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और टीचर भी एक्टिव होता है। टीचर उसको काम देता है, उसको डिस्कवरी करने के लिए कंड्यूसिव या अच्छा इन्वायरमेंट देता है, ये सारी चीज़ें देता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बस मुझे यही समझाना था। अब टीचर सेंटर्ड में एक और मेथड आता है जिसे हम कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि करके सिखाना, ठीक है, करके दिखाना, सॉरी करके सिखाना नहीं, करके दिखाना। अच्छा देखो, एक चीज़ और है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है डेमॉन्स्ट्रेशन में, डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने में और एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस वो भी पढ़ लेते हैं। डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम चीज़ को करके दिखाते हैं, लेकिन इसमें टीचर एक्टिव है, तभी ये टीचर सेंटर्ड में रखा है मैंने। टीचर एक्टिव है इसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि टीचर करके दिखा रही है कि बच्चों ये ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे सॉल्व होती है, ये एक्टिविटी ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। इसमें टीचर डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। बट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बच्चा भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होती हैं, मान लो इसमें हम कुछ कर रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान लो, तो ये सबके पास होगी, सभी बच्चों के पास होगी। केमिस्ट्री लैब में सभी बच्चों के पास सारे के सारे संसाधन होंगे, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेमॉन्स्ट्रेशन में डिफरेंस होता है। डेमॉन्स्ट्रेशन में टीचर करके दिखाएंगे, सभी बच्चे देखेंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटेशन में टीचर भी करके दिखा रही हैं पहले, और सारे बच्चे उसको अपने हिसाब से करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते, जैसे साइंस में होता है वैसे करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को टाइम मिल रहा है। तो ये दोनों अलग हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पूछा जाए कि सबसे बेटर कौन सा है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन है। बेटर क्या, सबसे बेस्ट कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चा खुद आंखों से देख रहा है, तो उसकी सेंसेस इन्वॉल्व हैं, खुद सुन रहा है टीचर की बात, तो उससे कान भी इन्वॉल्व है, हाथ भी उसके इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कुछ करके देख रहा है। तो साइकोमोटर, कॉग्निटिव सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन में आ जाती हैं। बट डेमॉन्स्ट्रेशन में बच्चा सिर्फ देखता है, टीचर उसको कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं। अब आता है डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शित विधि, जिसमें सिर्फ प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शन होता है चीज़ों का। इसमें क्या है, मल्टी सेंसरी है, बहुत सारी सेंसेस आपके इन्वॉल्व होती है, क्योंकि डेमॉन्स्ट्रेशन में भी आप टीचर को कोई चीज़ करते हुए देख रहे हो, सुन रहे हो कि टीचर कैसे कर रही हैं। और ये मोस्टली ना ऑक्यूपेशनल होती है। ऑक्यूपेशनल का मतलब है कि ये सिखाया इसलिए जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन ठीक करना हो गया, या कोई एक ऐसी चीज़ हो गई जो किसी चीज़ को, किसी अप्लायंस को ठीक करना हो गया, तो ये ऑक्यूपेशनल है, यानी कि ये व्यावसायिक विधि है। आप इसमें बच्चे को सिखा रहे हो ताकि आगे चल के अगर वो ये व्यवसाय चूज़ करना चाहता है, इससे भी अपना वो रोटी कमा सकता है। सिंपल ये चीज़ है, व्यावसायिक है, ये लर्निंग बाय डूइंग है, स्किल को इन्हांस करने के काम आता है। लेकिन फिर भी स्किल तो आपका इन्हांस होगा, लेकिन आप इसमें सिर्फ देख ही पाओगे, आप इसमें सिर्फ देख पाते हो। अगर आपके पास संसाधन हैं तो आप इसको एक मतलब करके भी देख सकते हो, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बेटर है एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि डेमॉन्स्ट्रेशन में तो टीचर ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बच्चा सिर्फ उन चीज़ों को होते हुए देख रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें। तो जैसे हमने देखा टीचिंग मेथड्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से, टीचर सेंटर जिसमें टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं। लेकिन चाइल्ड सेंटर में चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और टीचर भी एक्टिव होता है, लेकिन वो फैसिलिटेटर होता है, वो आपको एक्टिव करने की कोशिश करता है। और टीचर सेंटर्ड मेथड में आपके लेक्चर मेथड हमने देख लिया, डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमने देख लिया। फिर हम थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पे भी फोकस कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, तो बस यही चीज़ें हैं कि आपको डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड समझना है। आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर सेंटर्ड है, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड है। अब हमने पढ़ना है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, शुरू करते हैं इसको। चाइल्ड सेंटर्ड में कुछ मेथड्स हम आज करेंगे, कुछ बाद में कभी करेंगे, बाद में कर लेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड आता है पहले, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जिसमें बच्चा बीच में होता है, यानी कि वो सेंटर में होता है, टीचर उसको फैसिलिटेट करता है, उसको वैसा इन्वायरमेंट देता है ताकि बच्चा और अच्छे से सीख सके। जिसमें पहले हम पढ़ रहे हैं प्ले वे के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला कर रहे हैं, प्ले वे। ये प्ले वे मेथड है, जिसे हम खेल विधि भी कहते हैं। खेल विधि किसने दी थी, ये फ्रॉबल ने दी थी। जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉबल ने दी थी। इसी को ही हम
गार्टन भी कहते हैं। इन्होंने ही कहा था ना कि फूलों का बच्चों का बगीचा, इस तरह से कहा था कि मतलब जैसे एक गार्डन जैसा होता है ना, उसमें बच्चे होते हैं, तो बच्चे एक पौधे की तरह हैं। जैसे पौधे को पानी दिया जाता है, सनलाइट दी जाती है, उसको मिट्टी मिलती है, उसमें वो पलता है, अपने हिसाब से बड़ा होता है, अपने पेस पे, अपनी दर से बड़ा होता है। वैसे ही बच्चा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आज सिखाया और कल एकदम परफेक्ट बन गया, सीख गया। धीरे धीरे समय लगता है, जैसे एक पौधे को बड़े होने में समय लगता है, वैसे बच्चे को भी सींचा जाता है, उसको भी समय लगता है। तो ये खेल विधि है, प्ले वे मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका सिंपल मेथड है, प्ले वे का सिंपल मतलब होता है खेल खेल में सिखाना। आप जब खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हो, मज़े मज़े में पढ़ा रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको बच्चे के साथ, रुलाना भी नहीं है आपको इसमें बच्चे को, उसके आंसू भी नहीं निकलने चाहिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, या आप खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हो, उसे कहा जाता है प्ले वे मेथड। जो किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था, और 1782 के आसपास तो इनका जन्म हुआ था, बट 18 समथिंग कुछ में इन्होंने ये मेरे ख्याल से मेथड को दिया था इन्होंने। पर इनका जो ये नाम है प्ले वे, वो किसी और ने दिया है, वो दिया है हेनरी, का पूरा नाम है हेनरी वेल कुक। हेनरी वेल कुक, ठीक है, कुक नहीं है ये, इनका नाम है हेनरी वेल कुक। इन्होंने नेम ज़रूर दिया है, इन्होंने नाम ज़रूर दिया है प्ले वे, पर मेथड जो है वो किसने दिया था? फ्रॉबेल ने ही दिया था कि बच्चे को मज़े मज़े में सिखाना चाहिए, और उनका नाम फ्रॉबेल है। और फ्रॉबेल ने ये पूरा मेथड दिया था कि बच्चे को आप खेल खेल में सिखाओ, लेकिन हेनरी वेल कुक जो थे उन्होंने नाम दिया था। तो ये जनक नहीं है, ये फादर नहीं है। फादर कौन है? ये हैं प्ले वे के फादर। कौन है प्ले वे मेथड के? प्ले वे मेथड के अगर हम फादर की बात करें तो फादर इज़ फ्रॉबेल। फ्रॉबेल हैं इसके फादर, जबकि हेनरी वेल कुक ने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है, सपोर्ट किया है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को खेल खेल में आप सिखाओ, जितना आप सिखा सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये प्ले वे है, सिंपल। इसके बाद एक और मेथड है जो हमने पढ़ना है, जो ज़रूरी है। आई थिंक वो ह्यूरिस्टिक्स था, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है। तो एक प्ले वे मेथड है। दूसरा, हम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन मेथड वो होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जब मैं पढ़ती थी एमए में, और जब मैंने नेट की तैयारी की थी, तो उसमें प्लेटो पढ़ती थी, क्योंकि प्लेटो भी एक इम्पॉर्टेंट वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, दर्शन शास्त्री भी हैं, यानी कि एक फ़िलोसोफ़र भी हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, द रिपब्लिक, इस तरह से बुक्स वगैरह और ये सब दी हैं प्लेटो ने। तो ये यूटोपिया वगैरह इन सब के बारे में भी बात करते हैं वो। तो ये चीज़ है, क्वेश्चनेयर मेथड होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोक्रेटिस होते हैं, नहीं सोक्रेट की नहीं थी, सॉरी, प्लेटो के बारे में बता रही थी मैं, कि प्लेटो ने बुक दी है। सोक्रेटिस ने, ऐसा है कि सोक्रेटिस इनके वो थे, वो क्या बोलते हैं उनको, टीचर थे। तो आप स्पा से याद रख सकते हो, उस समय ऐसे ही याद रखते थे हम। स्पा मीन सोक्रेटिस के जो स्टूडेंट हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल भी बहुत बार आते हैं आपके इसी साइकोलॉजी के अंदर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका स्टूडेंट और कौन किसका टीचर है। तो सोक्रेटिस जो है उन्होंने ये इजाद किया था क्वेश्चनर मेथड, और भी बहुत जगह पे होता था ये। इसमें क्या है कि आप लॉजिकली आंसर दोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चे से सवाल पूछना, और वो ऐसे सवाल पूछते थे कि फंसा देते थे। और इसी के ऊपर 11th क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक चैप्टर भी है कि कैसे कैसे वो सवाल पूछ रहे हैं, और कैसे कैसे आप जवाब दे रहे हो। वो जो आप जवाब दोगे, आपसे उसी जवाब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आपके अंदर जितना भी ज्ञान है वो खुद ही बाहर निकले कि आपकी सोच क्या है, आप कहाँ तक सोच पा रहे हो। तो वो क्वेश्चनेयर मेथड होता है जो सोक्रेटिस ने दिया था, काफ़ी लॉजिकल है। इसमें क्या है कि बच्चे के अंदर ज्ञान तो भरा हुआ है, उसके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन आपको उसको बाहर लेकर आना है। पर आप उसको बाहर कैसे लेकर आओगे, बच्चे को खुद ही नहीं पता कि उसके अंदर वो ज्ञान है। तो आप उससे बार बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको जवाब देगा, ठीक है। और इससे क्या है, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इसमें क्या है ना, मेरी दीदी का बेटा जो है, उससे मैंने एक बार ऐसे ही पूछ लिया था कि बच्चा ये बताओ चाय कैसे बनते हैं, चाय कैसे बनाते हैं। तो बच्चा काफ़ी छोटा था, फर्स्ट क्लास में, उसको क्या है पता, लेकिन क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें लगता है कि इसे नहीं पता होगा, बट उसे पता था। उसने कोशिश करी बताने की, और उसको किसी ने हेल्प भी नहीं किया उस दौरान कि चलो हम पीछे से हेल्प कर देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं किया। उसको पता था ये, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि वो जानता है कि चाय कैसे बनती। चलो उसने बनाई नहीं है कभी भी अभी तक, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही था वो, तो उसने अभी बनाई नहीं है, पर वो बना सकता है, पोटेंशियल है, उसको पता है कि क्या करना होता है। अगर कोई उससे पूछे तो वो बता देगा कि ऐसे ऐसे बनती है, ये स्टेप फॉलो करो और चाय बन जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे ना बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि खाली है दिमाग, इसका कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इनडायरेक्टली, आपको सिखाया भी नहीं किसी ने चाय बनाना, है ना, और हमारा तो ऐसे पुरुष प्रधान समाज है कि लड़के को क्यों सिखाएं हम चाय बनाना। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि चाय कैसे बनाते हैं, या मम्मा आपके लिए सैंडविच रखती होंगी, वो कैसे बनता है, तो उसने प्रॉपर सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बनता है। तो क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आप समझ पाओगे ना कि बच्चे का थॉट क्या है उस चीज़ के प्रति। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एंड मेथड इसीलिए ही बढ़ाया गया ताकि आप बच्चे से क्वेश्चन पूछो। आप उससे यही पूछ लो कि बच्चे गार्डनिंग कैसे करते, कुछ तो बताएगा। और ऐसा हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट भी बता दे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर उसने वैसे नहीं किया होगा तो कहीं और ज़रूर किया होगा। उससे पूछो, उससे कभी कभी डिफ़िकल्ट सवाल भी पूछो अपने घर से रिलेटेड। थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान भी दो उसको। ज़रूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही दो कि ये स्लैंट लाइन होती है, ये सीधी लाइन होती है, इससे 5 बनता है, इससे ये बनता है, इससे कर्व चाहिए और ये वो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस चीज़ में इन्वॉल्व करके रखो, बट क्वेश्चंस भी पूछो। एनीवेज, ये आप लोगों के लिए है, आपको करना चाहिए। आज हम बस प्ले वे मेथड एंड क्वेश्चन मेथड ही पढ़ते हैं, फिर हम ह्यूरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे, बट ह्यूरिस्टिक हम अभी पढ़ लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड अभी इम्पॉर्टेंट है। इवन मेरा जो एग्ज़ाम था उसका क्या बोलते हैं उसको, नेट का, उसमें भी ह्यूरिस्टिक मेथड पूछा हुआ था। सोचो, इस लेवल पर भी सीटेट में भी पूछा जा रहा है और उस लेवल में भी पूछा जा रहा है, तो इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा हाई है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड सबसे पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। हमारी बुक में सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग ही लिखा हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम है। इनका पूरा नाम हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, या सिर्फ आप आर्मस्ट्रॉन्ग से याद रखो, आर्मस्ट्रॉन्ग सही है। मोस्टली लास्ट नेम ही याद रखे जाते हैं। जैसे जीन कोई नहीं पूछता है, प्याजे ज़रूर पूछता है। वाइगॉस्की का नाम भी है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोलबर्ग, मतलब जो लास्ट नेम्स है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग आप समझ लो कि ह्यूरिस्टिक मेथड को देने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये एक ग्रीक थे और ये कहते हैं कि मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, मैं खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा। इसमें आप बच्चों को काम दो, ठीक है, पर फैसिलिटेट भी करते रहो बीच में, ये नहीं कि काम दे के छोड़ दिया, फैसिलिटेट भी करना है, ठीक है। टीचर कोई भी हेल्प ना ही करे तो बेटर है, बच्चे को खुद ढूंढने दो। तो बच्चा इसमें एक्टिव है एक तरीके से, क्योंकि बच्चा खुद ही ढूंढ रहा है। मतलब एक तरीके से ना ये एक प्रोजेक्ट टाइप है। मतलब प्रोजेक्ट मेथड से कंफ्यूज मत कर लेना, ये वो नहीं है भाई, आप रहने दो, ये रहने दो, क्योंकि आप सोचोगे कि ये प्रोजेक्ट मेथड है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, और प्रोजेक्ट मेथड उन्होंने दिया भी नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड वाज गिवन बाय किलपैट्रिक, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं लिख के समझाऊंगी, अभी तो आप ऐसे समझ लो। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड सिंपल ये है कि जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, लेकिन वो खुद ढूंढता है चीज़ों को, ठीक है, खुद ढूंढता है। और जब बच्चा खुद ढूंढता है ना, तो वो लर्निंग हमेशा परमानेंट हो जाती है, वो सीख जाता है। तो इसमें वो डिस्कवरी करता है बेसिकली। दिस इज़ द डिस्कवरी मेथड फॉर अ चाइल्ड। क्या बच्चे को कुछ काम दो, टीचर फैसिलिटेटर होगा, सुविधा पूर्ण काम करेगा, मतलब बच्चे को हेल्प करेगा बेसिकली, पर आप बच्चे को खुद करने दो। यही था आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। हमने 3 मेथड देखे, इस तो प्ले वे मेथड देखा, क्या क्या देखा हमने, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, जिसमें हमने लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखा। चाइल्ड सेंटर मेथड में हम प्ले वे मेथड, क्वेश्चन मेथड, ये दोनों मेथड्स और ह्यूरिस्टिक मेथड दिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे के खुद डिस्कवरी करने दो, खुद उसको ढूंढने दो, है ना, इस चीज़ पे आधारित होता है। अब इसको पढ़ लेना, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक के साथ। यही वाले टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे पहले तो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे जो भी हैं। प्रोजेक्ट मेथड खुद में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं लिख करके ही समझाऊंगी मतलब। और बाकी आप पढ़ते रहो, जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और क्वेश्चंस में हमेशा जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो देखने की कोशिश करो, जो ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, उस पर टिक करके आ जाओगे। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपके पास बहुत टाइम होगा एग्ज़ाम में। अभी जिनके भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 2.5 घंटा ना हमारे लिए काटना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत होता है, 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही होंगे मैथ्स के जो सॉल्व करने वाले होंगे, अदरवाइज तो आपको सीधा टिक ही करना है। तो इस टाइम का सदुपयोग करना कृपया करके, क्योंकि बहुत बच्चों से मैंने ये सुना कि वो कुछ भी कर रहे थे, मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे, दूसरे बच्चों को देख रहे थे। ये नहीं करनी है चीज़, आपने अपना काम तो करना ही है, पर आपने हर एक क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना है हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, मान लो आपने इंग्लिश में उसका ऑप्शन देखा, टिक कर दिया, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसे 10-20 क्वेश्चन, 10-20 तो नहीं, पर 10 to 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके सर के ऊपर से घूम जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज गंदी होगी। लेकिन आंसर आपको आता होगा। आप मन में यही धारणा बनाओ, यही चीज़ बनाओ कि स्क्रीन जैसे ही दिख रही है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है,
समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से क्या होगा, तो सिंपल सा जवाब, सिंपल सा है कि इसको हिंदी में करके देखो। अगर आप रिट्राइव करने की कोशिश करो कि क्या ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो ऐसे ही होते हैं कि टू द पॉइंट, जैसे वही बार बार आप बोलोगे, एक ही सवाल आप बताते हो, लेकिन हमारे देश कब आज़ाद हुआ था 1947, तो उसका तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो नहीं ही आ रहा है, फिर तो आप उसमें कुछ भी टिक कर आ जाओगे, तुक्का लगाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है, लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही, तो भाई हिंदी में करके देख लो। और हिंदी वाले ये मत सोचना कि हमें इंग्लिश में कभी समझ ही नहीं आएगा, हिंदी वाले भी इंग्लिश में एक बार जा कर के ज़रूर देखें। क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाता है, कोई कीवर्ड हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें आंसर के नज़दीक पहुंचा देता है। अगर आपको लगता है कि यार ये तो मुझे लग रहा है कि गलती होने वाला है मेरा, या फिर ये तो तुक्का लगा हुआ है, तो वो तुक्का भी कभी कभार सही हो जाता है यदि आपने कीवर्ड को पकड़ लिया। और हमेशा नॉट देख लेना, नॉट पूछा हुआ या नहीं, या क्या पूछा हुआ है, ये ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी बता दो, आपको उस पर वीडियो ज़रूर मिलेगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।